बीपी शूट करने की वजह से, बीपी का बढ़ने की वजह से क्लॉट आना या ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है। सर्दियों में स्ट्रोक के केसेस ज्यादा हो जाते हैं? हमेशा स्ट्रोक में सडन चेंज होगा, सडन या एक्यूट, मतलब कुछ सेकंड्स या मिनट्स या घंटों के अंदर ही चेंज हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से या फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से या बीपी शुगर का बढ़ने की वजह से ये देखा गया है कि यंगर एज ग्रुप में भी मिलता है कि जो सेल्स के अराउंड जो वेसल्स हैं वहां से किसी भी वजह से ब्लड लीक कर जाता है। वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में स्ट्रोक का खतरा है और इस संख्या में पिछले 17 वर्षों में 50% की वृद्धि हुई है। स्ट्रोक पूरे विश्व में मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण है और डिसेबिलिटी का तीसरा बड़ा कारण है। दुनिया में करीब 101 मिलियन लोग स्ट्रोक के दुष्प्रभावों के साथ जी रहे हैं और ये संख्या भी पिछले 30 सालों में 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। द लैंसेट में पब्लिश एक स्टडी जो ICMR के कोलैबोरेशन में की गई थी, उसके अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, स्ट्रोक से 2050 तक प्रति वर्ष लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होने का अनुमान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्ट्रोक से विश्व में प्रति वर्ष करीब 50 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 50 लाख परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में होने वाले स्ट्रोक का मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर है। बेशक ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स को पूरा पढ़ें तो इन सब में एक बात है जो कॉमन है, वो ये कि स्ट्रोक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल है। WHO के अनुसार स्ट्रोक से होने वाली 10 डेथ में से 4 को बचाया जा सकता है अगर उनका बीपी रेगुलेट कर लिया जाए। स्ट्रोक क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका निदान और उपचार किस तरह किया जाता है, इससे किस तरह बचा जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कपिल खंडेलवाल। आप जयपुर में कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन हैं। सर, आपका यूडेमोनी क्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। स्ट्रोक के बहुत सारे फैक्ट्स का जिक्र भी हमने किया, तो ये जो स्ट्रोक है आखिर ये होता क्या है? स्ट्रोक, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में या जनरल पब्लिक पैरालिसिस या फालिश, लकवा, डिफरेंट नामों से जानते हैं। इसको और सिंपलीफाई करने के लिए ब्रेन अटैक भी कहते हैं। हार्ट अटैक जो हार्ट को अफेक्ट करता है, ब्रेन अटैक ब्रेन को अटैक करता है। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो ब्रेन सेल्स का डैमेज होने की वजह से हो रहा है। ब्रेन सेल्स का डैमेज के कारण या तो वहां की ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए उसमें ब्लड सप्लाई में, या फिर वहां से ब्लड का लीकेज हो जाए, उसकी वजह से वो सेल्स को डैमेज करे। इन दोनों वजहों से जो सेल्स को डैमेज होने की वजह से जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको हम स्ट्रोक के रूप में जानते हैं। जी सर, जैसे हम अभी रिकॉर्डिंग सर्दियों में कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि सर्दियों में स्ट्रोक के केसेस ज्यादा हो जाते हैं क्या? बिल्कुल सही कहा कीर्ति जी आपने। विंटर सीजन में कंपेयर टू समर स्ट्रोक के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी। इसके जो स्टडीज की गई है उनमें 2-3 रीजन निकल के आते हैं। सबसे एक प्रमुख कारण जो है, सर्दियों में या बिकॉज ऑफ कोल्ड एनवायरनमेंट ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, संकुचन हो जाता है, की वजह से बीपी शूट करता है। बीपी शूट करने की वजह से, बीपी का बढ़ने की वजह से क्लॉट आना या ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है, जो एक टेस्टेड फिजियोलॉजिकल रीजन है। सेकंड रीजन जो स्टडीज के अलावा भी पता चलता है कि सर्दियों के टाइम पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज कम होने की वजह से भी ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और प्रमोट होता है, स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा कारण जो हमें लगता है कि हमारा डाइटरी चेंज, हम सर्दियों में खाने पर बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देते हैं, घी वाली चीजें सब बहुत ज्यादा लेते हैं, लड्डू, गजक और ये सब कुछ चीजें बहुत अच्छा ढंग से खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती है, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है, बीपी या शुगर बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इन सब में ये सब भी स्ट्रोक या ब्रेन अटैक को बढ़ाने में सर्दियों के टाइम पे स्पेशली हेल्प करता है। ये जैसे आपने बोला कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो संकुचित हो जाती हैं, तो इसमें ये भी है क्या कि जैसे कई लोग मॉर्निंग में जो वॉक के लिए निकलते हैं तब ज्यादा उससे भी कुछ हो सकता है क्या इसका कनेक्शन? यूजुअली देखा जाता है सर्दी के टाइम पे नाइट में जो स्ट्रोक होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, ब्रेन हेमरेज अच्छा, नाइट में जाते हैं, बिकॉज नाइट में सर्दी काफी कोल्ड एनवायरनमेंट काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमको अपने आप को सर्दी से बचाव के लिए प्रॉपर ढंग से जो कपड़े पहनकर या ओढ़ कर ढंग से मॉर्निंग में भी जाएं तो ढंग से अपने आप को रेडी करके सर्दी से बचने के लिए निकलें, जिससे अपने को सर्दी का एक्सपोजर, कोल्ड का एक्सपोजर कम हो, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो मैं बता रहा हूँ वो कम होने के चांसेस रहें। सर, तो जैसे स्ट्रोक है, इसके लिए आपने बोला है सर्दी, मगर क्या इसमें एज ग्रुप और जेंडर का भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ कीर्ति जी, पहले बोला जाता था कि स्ट्रोक या पैरालिसिस जो होता है यूजुअली ओल्डर एज ग्रुप का बीमारी है, 60-70 साल की एज के बाद होता है। बट आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से या फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से या बीपी शुगर का बढ़ने की वजह से ये देखा गया है कि यंगर एज ग्रुप में भी मिलता है। डिफरेंट एज ग्रुप्स में स्ट्रोक के कारण डिफरेंट हो सकते हैं। ओल्डर एज ग्रुप में या 60-70 ईयर्स के बाद ब्लड प्रेशर या शुगर का होना या और कुछ कार्डियक बीमारी का होना, ये सब होता है।
यंगर एज ग्रुप में स्ट्रोक के कारण डिफरेंट हो सकते हैं, जिनमें से कि कार्डियक बीमारी जिनको रूमेटिक हार्ट डिजीज जिनको बोलते हैं, वाल्व की बीमारी जो होती है कार्डियक, वो बहुत कॉमन समस्या होती है यंगर एज ग्रुप में, जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है। इवन यंग चिल्ड्रंस में भी जो लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज ग्रुप है, उनमें भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। कई बार बच्चों में ट्रॉमा की वजह से या फिर एक मोला बीमारी होती है जो बहुत कॉमन होती है बच्चों में, या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। तो हाँ, ये सही है कि स्ट्रोक ओल्डर एज ग्रुप में ज्यादा होता है, बट यंगर एज ग्रुप में भी आज की डेट में बहुत कॉमन ये बीमारी मिलती है। कारण डिफरेंट हो सकते हैं, बट हाँ काफी कॉमन है। सर जैसे आजकल अभी आपने कहा यंग एज में बढ़ रहा है, तो यंग एज के लोगों में आजकल डिप्रेशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो क्या डिप्रेशन से भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, एज सच अगर बात करें तो डिप्रेशन का डायरेक्टली स्ट्रोक से कोई रिलेशन नहीं होता है, बट डिप्रेस लोगों में अगर फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से या लॉन्ग अलूफ होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ा हुआ रहता है, स्ट्रेस हर चीज को थोड़ा आजकल बढ़ाने का काम करता है स्ट्रोक को भी। तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली वी कैन से कि हाँ, डिप्रेस लोगों में उसके होने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। सर स्ट्रोक की बातें तो बहुत हो गई, अब बेसिक यही आता है सवाल कि किसी व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में कुछ बताइए। स्ट्रोक के लक्षण जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, उनके बारे में यदि बात करें तो हमेशा स्ट्रोक में सडन चेंज होगा। सडन या एक्यूट मतलब कुछ सेकेंड्स या मिनट्स या घंटों के अंदर ही चेंज हो जाएगा। सडन चेंज में अगर बोलने में दिक्कत या तुतलाहट होना, किसी हाथ या पैर में कमजोरी होना, किसी एक साइड के हाथ या पैर में कमजोरी होना, चलने में बैलेंस का नहीं बनना, या हाथ या पैर में सूनापन होना, सडन दिखाई देने में दिक्कत होना या डबल दिखना, एकदम से चक्कर आना, एकदम से बेहोश हो जाना, या एकदम से अचानक से बहुत सीवियर हेडेक का होना, ये सब स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये सब चेंज सडन या एक्यूट, लेकिन कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स में चेंज हो रहे हैं। अगर बहुत स्लोली डेवलप हो रहे हैं, कुछ महीनों में डेवलप हो रहे हैं, बहुत अनलाइकली है कि यदि उनको वो स्ट्रोक हुआ। जैसे भी आपने बताया कि बैलेंस की प्रॉब्लम है या विजन में प्रॉब्लम है, तो यही मैं सोच रही थी कि विजन में प्रॉब्लम तो आंखों की वजह से भी हो सकती है, पर वो स्लो होगी, और स्ट्रोक वाला जो है वो सडन होगा। सडन या एक्यूट कुछ मिनट्स, सेकंड्स या घंटों में वो डेवलप हो जाएगा। जी सर, एक फास्ट निमोनिक भी सुनाई देता है अक्सर स्ट्रोक से रिलेटेड, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा पूछा दीदी जी। फास्ट एक बहुत सिंपल तरीका है लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फास्ट के 4 कंपोनेंट हैं, FAST। तो F से फेशियल या चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी आना, जो F से। इसके बाद A से आर्म या हाथ में या पैर में कमजोरी का आ जाना। S से स्पीच, आवाज में तुतलाहट होना है, आवाज में तुतलाहट होना है, बोलने में कठिनाई होना। T से टाइम, फेशियल, आर्म या स्पीच में एकदम कोई चेंज आना। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट ये तीनों स्पेशली बहुत कॉमनली होते हैं। T से टाइम इसलिए कि टाइम में जो गोल्डन टाइम होता है कि जितना जल्दी हम स्ट्रोक को पिकअप करेंगे, जितना जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतना ही ब्रेन की रिकवरी के चांसेस अच्छे होंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि कुछ सेकंड्स के बाद ही या बहुत लेस देन 1 सेकंड या लेस देन 20 मिनट्स के बाद ही ब्रेन की सेल्स का इरिवर्सिबल डैमेज शुरू हो जाता है। और ब्रेन की सेल्स की उतनी अच्छी रिकवरी पावर नहीं होती है जितनी बाकी ऑर्गन्स की होती है। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल वी शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट विद इन टाइम। सो फास्ट फेशियल, आर्म, स्पीच एंड विद इन टाइम। आपने शुरू में बता दिए थे, पर मुझे लगा ये फास्ट क्या है, ये मुझे कभी ध्यान आ रहा था, ये वही है जो आप पहले बता चुके थे। एक चीज और सिंपल हो सकती है, बी फास्ट, BEFAST। बी से बैलेंस, ई से आई, मतलब बैलेंस में एकदम चेंज हो जाना, आई में विजन में चेंज हो जाना। बी फास्ट, बैलेंस, आई, फेशियल, आर्म, स्पीच, विद इन टाइम। सर ये बहुत सारे सिम्टम्स तो हमने बात की, पर क्या हेडेक जो है वो भी स्ट्रोक के सिम्टम्स में हो सकता है क्या? हाँ केटी जी, यदि किसी को सडन सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक यदि हो रहा है अचानक, वो भी एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। लोगों में जो सबअरेक्नोइड हेमरेज होता है, स्ट्रोक का वैरायटी है उसमें, या ब्रेन हेमरेज वाले पेशेंट्स को भी, या कुछ लोगों सर्वाइकल डिसेक्शन वाले पेशेंट्स को भी केवल हेडेक लेके प्रेजेंट करते हैं। बाकी सिम्टम्स बाद में डेवलप करते हैं, स्टार्टिंग हेडेक से होता है। ये सब सडन या एक्यूट होगा। क्रॉनिकली किसी को हेडेक चल रहा है तो यूजुअली वो स्ट्रोक का सिम्टम्स नहीं होता है। हाँ, उसमें यदि एक्यूटली कुछ चेंज हुआ हेडेक के पैटर्न में पहले से, वो एक स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। सर क्या स्ट्रोक भी अलग अलग तरीके का है, जैसे अभी आप बता रहे हैं? जी क्योंकि स्ट्रोक बेसिकली 3 तरह का हम लोग मानते हैं, एक इस्चेमिक, एक हेमरेजिक और एक तीसरा TIA। तो इस्चेमिक हेमरेज, जैसे कि हमने स्ट्रोक को डिफाइन किया था,
यदि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई ब्लॉकेज हो जाए या क्लॉट हो जाए जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहा हो, तो ब्लड अगर नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और बाकी सबकी सप्लाई नहीं होगी। वो एक कॉमन कारण होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। लगभग 85% केसेज में स्ट्रोक का रीजन ये इस्चेमिक स्ट्रोक रहता है। सेकेंड रीजन रहता है हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जिसको हम कहते हैं। इसमें ब्रेन के जो सेल्स के अराउंड जो वेसल्स हैं वहां से किसी भी वजह से ब्लड लीक कर जाता है। जो कॉमनली हाइपरटेंसिव, बहुत सबसे कॉमन हाइपरटेंशन रहता है उनका कारण, उनकी वजह से जब लीकेज हुआ तो ब्रेन की सेल्स को डैमेज हुआ, ये हेमरेजिक स्ट्रोक। और तीसरा हम बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। इसमें होता है कि जैसा कि नाम से ही है, ट्रांजिएंट, बहुत कम समय के लिए, इस्चेमिक, ब्लड सप्लाई का अवरुद्ध होना, ब्रेन अटैक। तो ब्लड सप्लाई यदि कुछ टाइम के लिए अवरुद्ध हुई, बाद में खुद ही रिस्टोर हो गई। यूजुअली ये अराउंड 5% से भी कम केसेज स्ट्रोक में इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। इसमें किसी भी साइड में कमजोरी या जो स्ट्रोक के सिम्टम्स है वो कुछ समय के लिए आएंगे और वो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। बट इन लोगों को ऐसा दोबारा होने के चांसेस या बड़ा स्ट्रोक होने के चांसेस नेक्स्ट 30 डेज 1 मंथ में बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए यदि किसी को ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के सिम्टम्स यदि आ रहे हैं तो हमको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, जिससे वो आगे बड़े स्ट्रोक में, लार्ज स्ट्रोक में डेवलप ना हो और आगे डिसेबिलिटी ना हो। सर, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में कुछ बताइए। स्ट्रोक, ब्रेन अटैक जो है इसके रिस्क फैक्टर्स, इनमें 2 तरह के रिस्क फैक्टर हम मान सकते हैं, मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल की पहले बात करें, लाइक किसी का एज है, लाइक 60 ईयर्स की एज के ऊपर हम मान के चलते हैं कि वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस या लिपिड जमा होने की वजह से चांसेस स्ट्रोक के बढ़ जाते हैं। हमारी एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड है जेंडर, सर्टेन एज ग्रुप्स में फीमेल्स या मेल्स में स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, यदि किसी के पेरेंट्स को स्ट्रोक का हिस्ट्री रहा है तो पर्सन को भी स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एज, जेंडर और हमारा फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। सबसे कॉमन है जिनमें ब्लड प्रेशर का होना, हाइपरटेंशन, नंबर 2 डायबिटीज, शुगर, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, नंबर 4 ओबेसिटी, नंबर 5 फिजिकल इनएक्टिविटी, नंबर 6 स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक या अदर ड्रग एब्यूज। ये सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम प्रिवेंट करें या जिनको हम कंट्रोल करें तो स्ट्रोक होने के चांसेस से हम बच सकते हैं। सर, अभी आपने बहुत सारे जो बताए ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि फॉलो करते हैं तो स्ट्रोक के चांसेस कम किए जा सकते हैं। उसके अलावा आप अभी ये भी बता रहे थे कि बीपी और डायबिटीज़ वगैरह अगर इनको हम कंट्रोल करते हैं तो भी स्ट्रोक के चांसेस को कम किया जा सकता है। लेकिन सर, नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जैसे उनको डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे बीपी की है, बीपी 2-4-10 दिन में मान लीजिए उनका नॉर्मल होने लगता है तो वो दवा छोड़ देते हैं। या डायबिटीज वाले भी जो है उनको कहा जाता है कि ज्यादा अगर मीठा वीठा नहीं खाना है तो वो खाने पे कंट्रोल नहीं रहता उनका। तो इस तरीके के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा मैम कि अगर आप रेगुलरली अपना बीपी, शुगर कंट्रोल रखेंगे, रेगुलर अपने फिजिशियन से संपर्क में रहेंगे इनके कंट्रोल के लिए, रेगुलर घर पे मॉनिटरिंग के लिए भी आजकल डिवाइसेज हैं कि बीपी मशीन आती है, शुगर मशीन आती है, वो चेक करते रहेंगे, तो चांसेस हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़ी डिसेबिलिटी जो स्ट्रोक की वजह से हो सकती है, जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए मॉनेटरी सब तरह से बर्डन बन सकती है, इनको अपने आप से आप बचा सकते हैं। और आगे अगर आपका ये सब कंट्रोल रहेगा तो इनकी वजह से जो बाकी कॉम्प्लिकेशन होते हैं स्ट्रोक के अलावा, जो बीपी शुगर का आई पर असर पड़ता है या किडनी पर असर पड़ता है या हार्ट पर असर पड़ता है, उनसे भी अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, बशर्ते केवल अपना बीपी और शुगर कंट्रोल रखें और रेगुलर चेकअप कराएं। सर, अभी आपने बताया कि स्ट्रोक से आई पर असर पड़ता है या हार्ट पर, ये क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? स्ट्रोक से आई पर, लाइक कुछ लोगों में स्ट्रोक के सिम्टम्स केवल आंखों से धुंधला दिखना या आंखों से कम दिखना या डबल दिखना या एक साइड के हिस्से में कम दिखना भी हो सकता है। ये सब सिम्टम्स भी स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। सर, लाइफस्टाइल के चेंजेस भी आपने बता दिए, क्या कोई प्रिवेंटिव मेडिकेशन भी है क्या स्ट्रोक के लिए? मैम, एज सच स्ट्रोक का प्रिवेंशन जो होता है वो रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन से, रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन से ही होता है। जो आपको बताया रिस्क फैक्टर हमने, जो कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर है उनको कंट्रोल करने से। इसके अलावा कुछ लोगों में, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की दिक्कत होती है, 60 इयर्स की एज के बाद एस्प्रिन नाम की एक टैबलेट आती है, वो यूज की जाती है, इस्चेमिक स्ट्रोक से बचाने में हेल्प करती है। फिर उन लोगों को साथ में लिपिड अगर बढ़े हुए हों तो हाई लिपिड्स के लिए जो दवाइयां होती है वो भी दी जाती हैं, जो स्ट्रोक को होने से बचाने के में हेल्प करती है। अदरवाइज कोई स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए और कोई मेडिसिन नहीं होती। सर, तो फिर डायग्नोसिस किस तरीके से होता है इसका? स्ट्रोक के डायग्नोसिस के 2 पार्ट हैं।
एक क्लिनिकल सिम्टम्स जो सडन एक्यूट चेंजेस जो हो रहे हैं आपके बॉडी में। दूसरा, तुरंत हमको सीटी या एमआरआई जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो उसके हिसाब से हमें करना होता है। इससे हमको पता चलता है कि ब्रेन हेमरेज हुआ है या ब्रेन में क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हुई है। इससे हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा फिर साथ में हमको डायग्नोसिस के साथ और रिस्क फैक्टर भी देखने होते हैं कि और क्या बीमारियां उनको साथ में निकल के आ रही हैं, ये हमको देखना होता है। जी, तो डायग्नोसिस के बाद में सर फिर ट्रीटमेंट की बात आती है। तो ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया जितना जल्दी वो ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? जी, ट्रीटमेंट में हमको समझना होगा, जब हम फास्ट की बात करते हैं, टी जिसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो टाइम इज ब्रेन। सो जितना जल्दी हम टाइमली स्ट्रोक के सिम्टम्स को पिकअप कर पाएंगे, जितना जल्दी हम नियर बाय हॉस्पिटल में हम पहुंच पाएंगे और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतना ही हम ब्रेन की सेल्स को इरिवर्सिबल डैमेज से बचा सकते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लाइक एक आजकल न्यू इंजेक्शंस अवेलेबल हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए अवेलेबल होते हैं। ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, उसके लिए टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर टीपीए जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये 4.5 घंटे के अंदर मरीज हमारे पास आता है। सीटी स्कैन या एमआरआई में हमको पता चलता है कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई अवरुद्ध है, तो हम पेशेंट की कंडीशन असेस करके उस इंजेक्शन को लगाते हैं। उस इंजेक्शन को लगाने से लगभग 50% तक चांसेस होते हैं उसकी रिकवरी बहुत अच्छी और जल्दी रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। बाकी रिकवरी में और टाइम लगता है, फिर भी अगर 50% तक बर्डन यदि हमारा कम हो जाता है, 50% चांसेस अच्छे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसके बाद भी ऑप्शंस होते हैं, बट ये एक न्यू ट्रीटमेंट विंडोज नई खुली है। इसके अलावा यदि ब्लॉकेज की वजह से स्ट्रोक हो रहा है, तो विद इन 6 आवर्स या 6 से 24 घंटे के अंदर भी एक एंजियोग्राफी की जांच करके हम देखते हैं। यदि उसमें लार्ज वेसल में, बड़ी वेसल्स में ऑक्लूजन है या ब्लॉकेज है, तो हम उसको भी निकालने का प्रयास करते हैं। इस प्रोसीजर को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी एमटी के नाम से जाना जाता है। तो टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, ये दोनों नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बट दोनों केवल एक विंडो पीरियड में, जिसको हम गोल्डन आवर भी कह सकते हैं, 4.5 घंटे के अंदर इंजेक्शन और विद इन 6 आवर्स आइडियली, या 6 to 24 आवर्स इन सेलेक्टेड केसेज, जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का ऑप्शन है। इसके बाद वाले टाइम में मेडिसिन, खून को पतला करने की दवाइयाँ, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल जो कॉमनली यूज होती हैं, या अदर जो मेडिसिन हैं, वो हम यूज करते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए। इसके अलावा यदि हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो उसमें हमको सूजन को कम करने की दवाइयाँ जो हेमरेज की वजह से हुआ है, या बीपी शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ और बाकी सब मेडिसिन यूज करनी होती हैं। कुछ केसेज में इस्चेमिक या हेमरेजिक दोनों में जब सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ती है, जिसमें हड्डी को बाहर हटाने का ऑपरेशन या ब्लड को सक करने का ऑप्शन जो होता है, वो हम यूज करने का ऑप्शन होता है। सर, ये जो आपने न्यू टेक्नोलॉजीज बताई, इंजेक्शन बताया, सर ये तो बहुत कॉस्टली होते होंगे? मैम हाँ, कुछ कॉस्टली हैं, लेकिन यदि किसी को कॉस्ट का भी इशू आता है, अपने नियर बाय सरकारी हॉस्पिटल में, लाइक जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी यदि जाएं, तो वहाँ पर भी ये ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अवेलेबल हैं, वहाँ पर यूज होते हैं। बाकी नियर बाय अपने प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट जहाँ भी आप जाएंगे, न्यूरो फिजिशियन का फैसिलिटी जहाँ हो वहाँ, और सीटी स्कैन साथ में वहाँ पर हो। बेसिक रिक्वायरमेंट इन ट्रीटमेंट्स के लिए है, तो वहाँ पर ये मिल जाते हैं। सर, एक और बात तो मुझे लग रही है, जैसे हमारे राजस्थान में भी बहुत रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, वहां से अगर कोई ये 4.5 घंटे और 6 घंटे में नहीं पहुंच पाते, तो आजकल जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ ऑप्शन वहां के जो नॉर्मल फिजिशियन है, वो जो जयपुर के न्यूरो फिजिशियंस हैं, उनसे कंसल्ट करके कुछ इसका टेली मेडिसिन से कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला गया है क्या? मैम डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि टेलीमेडिसिन से भी इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस कर सकते हैं। वहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट जो है सीटी स्कैन का फैसिलिटी, और एक फिजिशियन जो NIHS एक प्रोटोकॉल होता है, NIHSS प्रोटोकॉल को जानकर पेशेंट को असेस कर सके और बाकी सब चीजें इन्फॉर्म कर सके। यदि ऐसा हो और वो इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी, तीनों चीजें यदि हों, तो टेलीमेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। लाइक फॉरेन कंट्रीज, कुछ एक कंट्रीज में इवन पेशेंट का हॉस्पिटल में रीच होने से पहले ही एम्बुलेंस में ही ये इंजेक्शन बाय ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ वो इंजेक्शन को यूज करते हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू, डॉक्टर्स के वहां से कंसल्ट करके। ये चीज इंडिया में भी कुछ जगह शुरू हुई है, थोड़ा डेवलप होने में और टाइम को लगेगा। यहाँ पर सब जगह सीटी स्कैन और फिजिशियन इससे इक्विप्ड हो, प्रोटोकॉल को जानते हो, और नर्सिंग स्टाफ इसके लिए जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो इसके लिए अवेयर हो, साथ में इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी उस जगह पर होगा ये भी जल्दी ही, क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे तब से लेकर के आज तक में जो गवर्नमेंट की स्कीम है,
इसमें कितना जो फ्री मेडिसिन की जो सप्लाई हो रही है, इतना इजीली लोगों को अवेलेबल हो रहा है, तो ये भी हमारा ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मतलब गरीब, क्योंकि अपने जो इंडिया में मिडिल क्लास या लोअर इनकम वैरायटी वाले जो मरीज हैं उनके लिए अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो आप तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन आपको टाइम के अंदर वो पहुँचना होगा उस चीज के लिए। जी सर, स्ट्रोक पर आपने इतना डिटेल जानकारी तो दे दी है, अब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके श्रोताओं से केवल 2-3 चीजें ही कहना चाहूंगा स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक को जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई करें, उसके लिए सिम्टम्स सडन एक्यूट चेंज, याद रखें फास्ट, बी फास्ट, बैलेंस, आई, फेशियल, आर्म, स्पीच, नंबर 1। नंबर 2, टाइमली अपने हॉस्पिटल नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहां पहुंचे, जिससे आपका एक्यूटली तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो सके। नंबर 3, स्ट्रोक से बचाव के लिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हैं लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इन सबको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको कंट्रोल करें। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद रिकवरी कुछ लोगों में जल्दी शुरू होती है, कुछ लोगों में लेट शुरू होती है, बट रिकवरी डेफिनेटली होती है। इसके लिए हमको लगातार मरीज के साथ संयम से काम लेते हुए ट्रीटमेंट कराना होगा। ये ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है, इससे थकावट महसूस ना करें, क्योंकि इसमें लगभग लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलने की आवश्यकता होती है, जो हमको आगे दोबारा होने से स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और अंत में मैं एक वाक्य कहूंगा, टाइम इज ब्रेन, यू कैन सेव योर ब्रेन विद टाइम। So whenever you are losing time, you are losing your brain cells, you are losing your brain. थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट को इतनी सहजता से एक्सेप्ट किया और अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज हमने बात की स्ट्रोक पर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर कपिल खंडेलवाल जी से। आपने हमें बताया कि किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके हम स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी का खतरा कम कर सकते हैं, और अगर डायबिटीज़ या बीपी जैसी बीमारी है तो डॉक्टर की गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से इन्हें कंट्रोल में रखा जा सकता है और स्ट्रोक के खतरे को भी कम किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी को स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से बचा सके। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम जल्द ही उस पर एक्सपर्ट से बातचीत लेकर आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।